प्रिय छात्रों, निर्माण आईएएस संस्थान यूपीएससी 2023 व 2024 के प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आप सबके लिए बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर श्रृंखला लेकर आ रही है, जो प्रतिदिन के समसामयिक प्रश्नों के साथ सामान्य अध्ययन के अलग अलग विषयों संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्नों को कवर करेगा। ये कार्यक्रम प्रतिदिन शाम 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर प्रसारित किया। नमस्कार, निर्माण आईएएस की एमसीक्यू सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं विश्वजीत तिवारी इस एमसीक्यू सीरीज के माध्यम से आप लोगों को पिछले एक साल का करंट अफेयर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और आर्ट एंड कल्चर के साथ साथ इलिमिनेशन टेक्निक भी बताता हूं। इसी सीरीज में अभी हाल ही में हमने करंट अफेयर के साथ साथ इंडिया और वर्ल्ड की मैपिंग को भी समाप्त किया है। तो अगर आप इस सीरीज में पीछे जाकर के करंट अफेयर के साथ साथ इंडिया और वर्ल्ड की मैपिंग करना चाहते हैं तो आप हमारी पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यूपीएससी के एग्जाम में अगर आप प्रीलिम्स में जाते हैं तो आपके पास कितना भी नॉलेज हो, 30-35 क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ आपको अब लगने लगता है कि आगे के क्वेश्चन हमें आ नहीं रहे हैं। तो ऐसे में अगर आपके पास इलिमिनेशन टेक्निक नहीं है, अगर आपको ऑप्शंस को इलिमिनेट करना नहीं आता है, तो फिर प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल है। तो इस सीरीज में क्योंकि मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, तो इस सीरीज में हमारी यही कोशिश रहती है कि हम आपको उन इलिमिनेशन टेक्निक से लगातार परिचित कराते रहें। ठीक है, तो आइए करंट अफेयर की सीरीज में क्वेश्चनों को देखते हैं और आपको इलिमिनेशन टेक्निक भी बताते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत मध्य एशिया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक आयोजित की। तो अब आपके लिए भारत मध्य एशिया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक, अब ये जब आपके सामने प्रश्न आ गया है तो आपका काम क्या है, इसके बारे में टोटल जितने भी डिटेल्स हुए हैं, इस बैठक, ये बैठक कहां हुई, ठीक है, साथ ही इस बैठक के आउटकम क्या रहे, मतलब क्या निर्णय लिए गए, ये जानना आपके लिए जरूरी है। ठीक है, अब आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से देश आमतौर पर मध्य एशियाई देशों के रूप में पहचाने जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ देशों के नाम दिए गए हैं और आपको बताने हैं कि इनमें से कौन कौन से देश सेंट्रल एशियन कंट्रीज माने जाते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है उज्बेकिस्तान, दूसरा है तजाकिस्तान, फिर कजाकिस्तान, मंगोलिया और तुर्कमेनिस्तान। कह रहा है नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर, सही और गलत एक तो हैबिट डाल ही देना है कि जैसे ही सही और गलत दिखे उसको तुरंत फेर देना है, ये हैबिट हो जानी चाहिए। दूसरा कि वर्ल्ड मैपिंग और इंडिया की मैपिंग आपकी बहुत जबरदस्त तैयार होनी चाहिए किसी के एग्जाम में जाने से, कि मैपिंग के थ्रू आप बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं जो कि डायरेक्टली मैप के नहीं होते हैं, लेकिन मैप इनडायरेक्टली आपको क्वेश्चन ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में हेल्प, इसलिए मैपिंग तो क्रूशियल है, मैपिंग को बहुत बढ़िया से तैयार जरूर करें। तो यहाँ कौन से देश सेंट्रल एशियन कंट्रीज माने जाते हैं। देखिए, सेंट्रल एशियन कंट्रीज के बारे में जो पैरामीटर है कि जो नॉर्थ है, नॉर्थ में रसिया, ठीक है, साउथ में ईरान और अफगानिस्तान, ठीक है, ईस्ट में चाइना एंड मंगोलिया, इसमें होते हैं, और वेस्ट में है कैस्पियन सागर। तो इनके बीच में जो राष्ट्र अवस्थित हैं उन्हीं को हम कहते हैं सेंट्रल एशियन कंट्री। नॉर्थ में रसिया है, साउथ में ईरान और अफगानिस्तान है, ईस्ट में चाइना और मंगोलिया, और वेस्ट में कैस्पियन सी। तो अब कौन कौन से देश हैं, देखिए यहां पर आप मैप में देख लेंगे, कजाकिस्तान, इधर देखिए, इधर चाइना है और कजाकिस्तान से थोड़ा दूर आगे आकर के इधर मंगोलिया है। ठीक है, तो ईस्ट में मंगोलिया हो गया, इधर नॉर्थ में रसिया है, इधर कैस्पियन सी है वेस्ट में, और इधर देखिए साउथ में ईरान और यहां पर अफगानिस्तान है। ठीक है, तो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान,
कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। इन पांचों देशों को सेंट्रल एशियन कंट्रीज कहा जाता है। अब आप लोगों को कंफ्यूज होकर के कभी भी मंगोलिया को इसमें मत समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि मंगोलिया भी चूंकि आसपास ही देश है, जस्ट पूर्व में सटा हुआ है, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी कि मंगोलिया सेंट्रल एशिया में आता है कि नहीं। बेसिकली चीन, मंगोलिया, कोरिया, कोरिया प्रायद्वीप के दोनों देश, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया और जापान, इन पांचों देश को संयुक्त रूप से ईस्ट एशियन कंट्रीज कहा जाता है, पूर्व एशियाई देश का, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब हमने जैसे सेंट्रल एशिया की चर्चा करी, तो आपके लिए टास्क है इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज में जो इनके कैपिटल्स हैं उनके नाम आपको पता होने चाहिए। इनमें से कौन कौन से देश कैस्पियन सी से सीमा बनाते हैं, कौन कौन से देश अरल सागर से सीमा बनाते हैं, और क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हैं इस क्षेत्र की, तो तुरंत एटलस खोल करके आपको देख लें, ठीक है। तैयारी ऐसे ही होती है, जो चीजें आप पढ़ रहे हैं उसके बारे में पूरी डिटेल तुरंत देख लीजिए, वरना अगर सोचेंगे कि बाद में मैपिंग करेंगे तो ऐसा कभी नहीं होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, क्योंकि इस सीरीज में हमने अभी पिछले 3-4 क्लासों से आर्ट एंड कल्चर के भी कुछ क्वेश्चनों को शामिल करना शुरू कर दिया है, और आर्ट एंड कल्चर के जो क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं वे बेसिकली संभावित क्वेश्चन है, और संभावित वैसे टॉपिक है जो पिछले साल चर्चा में रहे हैं और जहां से क्वेश्चन आने की संभावना अधिक है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किन स्थलों पर बौद्ध, हिंदू और जैन स्मारकों का सह अस्तित्व है। अब ये कुछ गुफाएं हैं और कहा गया है कि इन गुफाओं में, किन गुफाओं में बौद्ध, हिंदू और जैन तीनों धर्म के प्रतीक उपस्थित रहे। पहला है एलोरा की गुफा, दूसरा है बादामी की गुफा और तीसरा है खजुराहो स्मारक समूह। अब यहां पर हमने चर्चा करी एलोरा की गुफा, तो आपका टास्क क्या है कि तुरंत एलोरा के बारे में सर्च करके विकिपीडिया से थोड़ा सा पढ़ लें, थोड़ा सा पढ़ने, वो पूरी याद नहीं होंगी, लेकिन ये चीजें जब दिमाग में जाएंगी तो जब एग्जाम हॉल में आप पहुंचेंगे तो वही चीजें फिर एग्जाम हॉल में रिकॉल कर जाएंगे। आपको बाद में फील होगा कि नहीं मुझे तो आता नहीं है, लेकिन एग्जाम हॉल में वो आपको डेफिनेटली आ जाएगा। बादामी की गुफा और खजुराहो स्मारक। अब यहाँ पर आपको जानना है कुछ और भी गुफाओं के बारे में, आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए। वो गुफाएं हैं जनता, बाघ, जहां से कि ऐसे प्रश्न बन सकते हैं, और उड़ीसा की गुफाएं। उड़ीसा की गुफाएं बेसिकली उदयगिरी, खांडगिरी गुफा, ठीक है। एक और गुफा है जहां से कि प्रश्न बन सकते हैं, संभावित प्रश्न है, यह है सीतन वसल गुफा। सीतन वसल गुफा ये तमिलनाडु में है, तो यहां से भी प्रश्न बन सकते हैं। अब आइए सबको जान लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि किन स्थलों में बौद्ध, हिंदू और जैन स्मारकों का साहित्य। ऐसे प्रश्न जब आएंगे तो ऐसे प्रश्न में आपका नॉलेज ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको नहीं आता है तो फिर आप प्रश्न को सही करने की स्थिति में नहीं होंगे। बेसिकली आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न इंडिया के जो प्रश्न आएंगे वो आपके नॉलेज आधारित होंगे, यहां पर इलिमिनेशन टेक्निक बहुत कम काम करती है। तो पहला है एलोरा की गुफा। सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में एलोरा की गुफाएं अवस्थित हैं, और ये जो गुफाएं हैं इनमें बौद्ध, हिंदू और जैन तीनों धर्मों का अस्तित्व विद्यमान है, ठीक है। आइए आगे देख लेते हैं। यहां पर ये आपको देखने को मिल जाएगा कि एलोरा की जो गुफाएं हैं यहां पर तीन प्रमुख भारतीय धर्म, कौन कौन, बौद्ध, हिंदू और जैन, ये तीनों वहां पर उपस्थित है। अब एलोरा की जो पहली 12 गुफाएं हैं ये बौद्ध हैं, और सबसे पुरानी यही है, बौद्ध ही है, लेकिन उनके बाद जो गुफाएं हैं उसमें हिंदू और जैन गुफाएं भी उपस्थित। जो बादामी कर्नाटक में है, बादामी कहीं कहीं तो बतापी भी लिखा रहता है। आपके लिए एक टास्क है कि किस शासक को बतापी कोंड की उपाधि, ये आप लोग कमेंट में बताएं, ठीक है। बादामी की गुफा कर्नाटक में है। यहां पर जो गुफाएं हैं इनमें से 3 ब्राह्मण गुफाएं हैं, तब हिंदू गुफाएं हैं, जबकि चौथी जैन गुफा है। तो यहाँ पर बादामी की जो गुफा है वो बौद्ध गुफा नहीं है, बाकी हिंदू और जैन गुफाएं यहाँ पर। खजुराहो में भी सेम ऐसा ही है कि शैव, वैष्णव और जैन इन 3 संप्रदाय के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन बौद्ध संप्रदाय खजुराहो में भी नहीं है, बौद्ध संप्रदाय बादामी में भी नहीं, ठीक है। और अब जान लेते हैं यहाँ पर कि जो अजंता की गुफा है
अजंता की गुफा बेसिकली पूर्ण रूपेण अजंता और बाघ, ये दोनों जो गुफाएं हैं ये पूर्ण रूपेण क्या है, बौद्ध गुफा है। ठीक है। उड़ीसा में जो उदयगिरी खांडगिरी गुफाएं हैं, जो उदयगिरी और खांडगिरी की गुफाएं हैं, ये क्या है, ये हिंदू और जैन गुफाएं हैं, हिंदू और जैन गुफाएं हैं। और जो तमिलनाडु की शीतनवसल गुफा है, ये पूर्ण रूप से जैन गुफा है। तो ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए। गुफाओं को मिलाने के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है, उनके लोकेशन से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। कौन सी गुफा पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो वहां पर अजंता हो सकता है या बाघ हो जाए। ठीक है। हिंदू बौद्ध, और अगर हिंदू और जैन के बारे में बात करेगा तो जैन गुफा है तो उदयगिरी गुफा या फिर शीतनवसल गुफा, ये जैन गुफाएं। तो ये सब जानकारी आपके पास होनी चाहिए। आज जो हमने शेयर की है, अगर इतना भी आपको पता होती है, इतना अगर पता हो जाता है, तो भी आप ऑप्शन को आसानी से एलिमिनेट कर लेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से तीनों स्मारकों की अगर हम बात करें कि तीनों में कौन से, हिंदू बौद्ध और जैन, कहां पर तीनों में है, तो केवल एक, सिर्फ एलोरा में तीनों है, बादामी और खजुराहो में तीनों उपस्थित। आइए आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए, हाल ही में विश्व बैंक ने बताया है कि भारत को 2022 में रेमिटेंस रिकॉर्ड $100 बिलियन प्राप्त हुए। निम्नलिखित में से कौन से कारण भारत में प्रेषण वृद्धि के लिए अग्रणी है? अब देखिए, यहां पर पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में 2022 में विदेश से रेमिटेंस के माध्यम से, प्रेषण के माध्यम से, विदेश में जो भारतीय लोग काम कर रहे हैं, वो जो पैसा भारत में अपने परिवार को भेज रहे हैं, उसके माध्यम से भारत को लगभग $100 बिलियन की प्राप्ति हुई है, जो कि पूरे विश्व में सबसे अधिक है। पूरे विश्व में सबसे अधिक रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश भारत है। अब आपके लिए टास्क है कि पूरे विश्व में जो शीर्ष 3 कंट्रीज हैं, जो शीर्ष 3 देश हैं जो कि रेमिटेंस प्राप्त करते हैं, तो ये आपको पता होने चाहिए। आपको गूगल करके तुरंत देख लेना है कि शीर्ष 3 देश कौन कौन से हैं जो कि सबसे अधिक रेमिटेंस प्राप्त करते हैं। ठीक है। अब विश्व बैंक कहता है कि भारत में 2022 से रेमिटेंस में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। तो कह रहे हैं कि कौन से कारक हैं या कौन से कारण हैं जो भारत में अधिक से अधिक पैसा आने के लिए जिम्मेदार है। ऐसे प्रश्न यूपीएससी पूछता है तो कभी कभी हमें क्या होता है कि हम ऑप्शंस पे ज्यादा सोच लेते हैं, ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। भाई कोई भी कारक जो कि भारत के पक्ष में है, वो सारे कारक भारत में पैसा आने के जिम्मेदार है। तो सिंपल सा टर्म है। तो जैसे पहला है कि उच्च आय वाले देशों में उच्च कुशल नौकरियों में भारतीयों का प्रभुत्व। अब भाई भारतीयों में कुशलता बढ़ेगी, और भारतीय पहले क्या करते थे, शुरुआत में भारतीय अफ्रीका या फिर ब्राजील में या फिर नॉर्थ अमेरिका में किस रूप में जाते थे, मजदूरों के रूप में जाते थे, काम करते थे। तो मजदूरों की आय कम होती है, वो पैसा भेजते थे तो बहुत कम पैसा आता था। फिर धीरे धीरे हमारी गल्फ के देशों में जो कंपनियां थी, वहां उनको लेबर के तौर पे ले गई। तो वो जो खेतिहर मजदूर थे, उनसे थोड़ी सी आय ज्यादा यहाँ के मजदूरों की हुई, तो उन्होंने पैसा भेजा तो पहले से ज्यादा पैसा भारत में आया। लेकिन अब ट्रेंड देखा गया है कि अब भारतीय अरब देशों की या गल्फ देशों की तुलना में अधिक अमेरिका और यूरोप में जा रहे हैं, या अन्य विकसित देशों में जा रहे हैं, जैसे सिंगापुर या फिर ऑस्ट्रेलिया, ऐसे देशों में जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो डिमांड है, यहाँ पर लेबर फोर्स के रूप में वो नहीं जा रहे हैं, मतलब सॉरी, श्रम करने नहीं जा रहे हैं, बल्कि वे क्वालिटी जॉब करने जा रहे हैं, और वहां कंपनियों में बड़े बड़े पदों पे काम, तो वहां उनकी सैलरी ज्यादा है, तो वहां से पैसा भेज रहे हैं, तो अब भारत में रेमिटेंस और ज्यादा आ रहा है। तो ये सभी लेकिन कारक है भारत में पैसा आने। तो उच्च आय वाले देशों में अगर भारतीय अमेरिका और यूरोप में गए, वहां पर अगर कुशल नौकरी करेंगे, उच्च कुशल नौकरी, तो और उनमें अगर भारतीयों का प्रभुत्व है उच्च कुशल नौकरियों में, तो वहां से जो भारतीय भेजेंगे तो ज्यादा पैसा भेजेंगे। फिर तो भारत में ज्यादा पैसा आने का कारण बना ना, बिल्कुल बना। सेकंड, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए का मूल्य ह्रास। यह एक ट्रेंड महसूस किया गया है कि 2022 में देखा गया था कि भारतीय रुपया बहुत ही डाउन होता चला गया, और लगभग
80 रुपी से भी ज्यादा 81 रुपी पर डॉलर हो गया। इससे एक बात और दूसरा भी देखा गया कि इससे भारतीयों में जो विदेश में रहते हैं उन्होंने अपने घर वालों को ज्यादा पैसा भेजा है। कारण क्या है कि उन्हें लगता था कि मैं जब $1 अपने परिवार को भेजता हूं तो भारत में उन्हें 81 रुपए मिलते हैं, और पिछले साल जब मैं भेजता था तो उन्हें 70 रुपए मिलते थे। तो क्यों ना मैं ज्यादा पैसा भेज दूं कि वह ज्यादा पैसा उनको भारत में मिल सके। इससे भी देखा गया कि भारत में लोगों ने ज्यादा पैसा भेजा, तो यह भी एक कारण रहा। तीसरा, यूएस और अन्य ओईसीडी बेसिकली यूरोप के कुछ देश होते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं, उनको ओईसीडी कहते हैं। उन देशों में एक मजबूत श्रम बाजार। अब वहां पर यूएस और यूरोप में श्रम बाजार बड़ा है, मजबूत है, वहां पर भारतीय अगर काम कर रहे हैं तो वहां से पैसा भेजेंगे तो भी भारत में रेमिटेंस बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। और चौथा है योग्यता में संरचनात्मक बदलाव। अब भारतीयों की योग्यता बदल गई। पहले लेबर के रूप में काम करने जाते थे, अब कंपनी में बड़े बड़े एमडी, सीएमडी या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर के स्तर पर बड़े बड़े डिसीजन मेकिंग बॉडी में काम करने जा रहे हैं। तो योग्यता बदली है तो उनकी आय भी बढ़ी है, तो पैसा भी बढ़ा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये चारों कारक भारत में पैसा अधिक आने के लिए जिम्मेदार कारक के तौर पर होते हैं। अब यहां पर ट्रिक क्या है? अगर आपको मैंने ये चीजें एक्सप्लेन करी, अगर आपको नहीं पता या शायद इकोनॉमी के बारे में थोड़ी कम जानकारी, तो ऐसे में सिंपल तरीके से सोचिए कि कौन से कारक भारत में पैसा आने के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। अरे भाई, भारत के बारे में जो भी पॉजिटिव कारक होंगे, सारे कारक भारत में पैसा आने के लिए जिम्मेदार होंगे। तो ऐसे प्रश्नों में यूपीएससी लगातार 4 या 5 ऐसे प्रश्न लेता है हर साल, जिसमें कि एक पॉजिटिव आंसर देता है, और वो वहां पर चारों के चारों ऑप्शंस आंसर होते हैं। जितने भी हैं, कभी कभी 5 ऑप्शंस होते हैं, कभी कभी 6 ऑप्शंस होते हैं। ऐसे प्रश्न में यूपीएससी अक्सर यही करता है, और वो 6 ऑप्शंस देकर के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको बार बार खूब एनालिसिस करने लगते हैं, ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। जबकि सिंपल है कि इनका आंसर ऑल ऑफ एबव होता है। तो आप लोग ऐसे एक बार ट्राई करके देखिएगा, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको 4 या 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसमें से बिना ज्यादा सोचे आप सीधे डी आंसर मार सकते हैं, और वो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए, ये भी एक आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है कि प्रारंभिक वैदिक काल, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्ट एंड कल्चर का भी हम आपको अच्छा रिवीजन जरूर करवा देंगे। देखिए, इसमें है कि ग्रामों के समूह का नेतृत्व गृहपति करता था, पहला स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट, राजनीति राजतंत्रात्मक थी और उत्तराधिकार वंशानुगत। थर्ड स्टेटमेंट, सती प्रथा और बाल विवाह का अभाव था। चौथा स्टेटमेंट, महिलाओं को आध्यात्मिक विकास के समान अवसर नहीं दिए। ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही है? सही को हमने कर दिया। अब जैसे ही हमने यहाँ पे चर्चा करी गृहपति की, तो आपके लिए टास्क क्या है? आपके लिए टास्क है कि वैदिक काल में जितने भी अधिकारी होते थे, चाहे वो ग्रामीण स्तर पर हो या फिर जिले के स्तर पर हो या फिर राज्य के स्तर पर हो, इन सभी अधिकारियों के नाम और उनके कार्य के बारे में आप जानकारी जरूर इकट्ठा कर लें, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और इवन पूछा भी गया है। तो अब गृहपति किसे कहा जाता था? क्या वो ग्राम का नेतृत्व करता था? तो गृहपति से शब्द से ही स्पष्ट है, जो घर का प्रधान होता था, गृह का प्रधान। तो ये गृह का प्रधान है, गांवों का प्रधान नहीं है। ठीक है, गांव के प्रधान को क्या कहा जाता था? गांव के प्रधान को क्या कहा जाता था? ग्रामीणी कहा जाता था। ठीक है, तो इस तरीके से पहला ऑप्शन कट गया। जब पहला ऑप्शन कट गया तो आप यहां देखिए, आपके जैसे 2 और ये भी कट गया, सीधे आंसर निकल गया 2 और 3। अब 2 और 3 आंसर निकल गया तो इसका मतलब कि चौथा भी गलत है। तो अब चौथा भी पढ़ते हैं, क्या चौथा गलत है? चौथा जैसे ही आपने पढ़ा था, यहाँ पर निगेटिव स्टेटमेंट था। निगेटिव स्टेटमेंट अक्सर गलत होता है, ये ट्रिक है कि निगेटिव स्टेटमेंट गलत होता है, तो चौथा ऑप्शन गलत था। और कह रहे हैं कि महिलाओं को पढ़ने के लिए अवसर नहीं था। अरे भाई, हम सभी जानते हैं कि आपला, देवसा, गार्गी,
ये सब कुछ विदुषी महिलाएं थी जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की। का मतलब है कि महिलाओं को भी पढ़ने के लिए, आध्यात्मिकता के लिए मौका मिलता था। याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद है, याज्ञवल्क्य और गार्गी में धर्म के नाम पर डिबेट हुआ है, बहुत बड़ा डिबेट भी होता था, महिलाएं डिबेट में भी भाग लेती थी। तो ऐसे में महिलाओं को आध्यात्मिक विकास के समान अवसर नहीं दिए गए, यह स्टेटमेंट गलत हो गया। तो हमारा आंसर निकल गया 2 और 3। ठीक है, तो ये ट्रिक है कि जैसे ही निगेटिव स्टेटमेंट देखें उस पर थोड़ा जरूर सोच लें, क्योंकि निगेटिव स्टेटमेंट मैक्सिमम केस में गलत है। ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए, पहला प्रश्न है कि हाल ही में भारत की राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा क्या है? टेलीमेडिसिन सेवा नाम क्या है? ई संजीवनी। इसने 8 करोड़ टेली परामर्श प्राप्त किए। इसका मतलब है कि 8 करोड़ लोगों ने इस ई संजीवनी प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने रोगों के बारे में डॉक्टर्स से सलाह पूछी। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब टेलीमेडिसिन के बारे में, ई संजीवनी के बारे में जानकारी लेनी है। पहला स्टेटमेंट, यह आयुष्मान भारत डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का पहला स्टेटमेंट। मैं पढ़ते समय यह मान के चल रहा हूं कि मुझे इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता। ठीक है, मुझे ई संजीवनी के बारे में नहीं पता है। फिर इस ऑप्शन को कैसे सही करेंगे, आइए देखते हैं। यह आयुष्मान भारत डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का हिस्सा है, मुझे नहीं पता कि हिस्सा है कि नहीं है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट, यह दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी स्वामित्व वाला टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म है, यह भी मुझे नहीं पता। तीसरा, राजस्थान ई संजीवनी के उपयोग में अग्रणी है। यहां पर एक नाम दिया है, राजस्थान। जहां भी कोई निश्चित नाम देता है, कोई निश्चित फैक्ट होता है, यूपीएससी में वो मैक्सिमम संभावना होती है कि वो निश्चित फैक्ट ही गलत हो। ठीक है, अगला, ई संजीवनी ओपीडी, इसको राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, देखिए यहां पर एक मंत्रालय का नाम, इसका एक प्रमुख अनुसंधान एवं विकास कह रहा है। ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही है? मैंने बताया कि जैसे कोई निश्चित फैक्ट दिखे, यहां दिख गया राजस्थान, हो सकता है राजस्थान के स्थान पर कोई और दूसरा राज्य, पंजाब हो, मध्य प्रदेश हो, या फिर कोई दूसरा राज्य उत्तर प्रदेश हो। तो जैसे ही कोई स्टेट का नाम दे या कोई किसी व्यक्ति का नाम दे, किसी संगठन का नाम दे, जब नाम दिया जाता है तो मैक्सिमम संभावना होती है कि वहां उसे गलत बनाया। तो अगर मैं इस 3 नंबर ऑप्शंस को गलत मानता हूं, ठीक है, और सेकंड ट्रिक देखिए, चौथे नंबर ऑप्शन में एक मंत्रालय का नाम दिया गया, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, और एक विभाग का नाम दिया गया है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। तो जैसे ही 2 फैक्ट आए, एक मंत्रालय और विभाग का नाम, तो मंत्रालय का नाम भी मैक्सिमम केस में गलत ही बताया। ठीक है, या फिर विभाग अगर दिया है तो विभाग का नाम भी गलत बताया। तो इनमें से कोई एक तो जरूर गलत होगा, तो चौथा भी गलत लग रहा है। इसका मतलब है कि 3 और 4 गलत करने के बाद का कोई ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन में, तो यहां पर एक ऑप्शन है 1 और 2, बाकी सब में तो 3 या 4 में से कोई एक जरूर है, लेकिन यहाँ पर 1 और 2 ऑप्शन भी मिल गया। इसका मतलब है कि मैं जो सोच रहा हूं कि ये दोनों गलत होने चाहिए, संभावित गलत, अगर वो संभावित गलत मेरे ऑप्शन से मैच कर गया, तो इसका मतलब है कि मैंने ऑप्शन सही तरीके से, ठीक है। तो यहां पर 1 और 2 सही है कि जो राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा है, उसमें जो ई संजीवनी सेवा है, यह डॉक्टर से डॉक्टर परामर्श कर सकते हैं, या फिर जो ई संजीवनी ओपीडी है, इसमें आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। 2 प्लेटफॉर्म है। ये ध्यान रखना है कि ये जो प्रोग्राम है आयुष्मान भारत डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत शुरू किया गया है, और सबसे अग्रणी 10 राज्य में सबसे पहले स्थान पर है आंध्र प्रदेश, दूसरे स्थान पर है पश्चिम बंगाल, फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र। इसका मतलब है कि जो दक्षिण भारत के राज्य हैं, वे ई संजीवनी प्लेटफॉर्म के उपयोग में काफी आगे आ गए हैं। और यहां पर यह भी ध्यान देना है कि इसमें कौन डेवलप कर रहा है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सीडैक ने इसको डेवलप किया है, जबकि यहां पर ऑप्शन क्या दिया था? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान के। तो यहां पर एक विभाग को गलत कर दिया गया है, और इस तरीके से ये दोनों ऑप्शंस को गलत बना दिया।
एग्जाम में भी यही ध्यान रखना है आपको, जहां भी एक से अधिक फैक्ट दिखे, निश्चित फैक्ट दिखे, यहाँ पर भी एक फैक्ट था, एक विभाग का नाम था और दूसरा एक मंत्रालय का नाम था, दोनों दो निश्चित फैक्ट थे। जहां भी वो फैक्ट दिख जाए वहां पर थोड़ा रुक जाए, थोड़ा सोच, क्योंकि यहाँ गलत होने की संभावना। आइए आगे बढ़ते, यहाँ देखिए ये एक यूपीएससी का 2020 का क्वेश्चन है। आप सभी को पता है कि इस सीरीज में डेली एक क्वेश्चन लिया जाता है पीवाईक्यू से, और 2021 और 2022 के क्वेश्चन को हम लोगों ने कर लिया है, तो अभी 2020 के क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके माध्यम से हम ये बताने का प्रयास करते हैं कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी के, उन क्वेश्चनों को पूछने के पीछे का मकसद क्या होता है, और वो क्वेश्चन बिना जानकारी के या फिर कम जानकारी के बावजूद कैसे सही किए जा सकते हैं, और उनको इलिमिनेट कैसे किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न है, विकास की वर्तमान स्थिति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निम्नलिखित में से किस कार्य को प्रभावी रूप से कर सकता है। अब देखिए दो बातें जरूर ध्यान रखिएगा। पहला, कि जब स्टेटमेंट में संभावना है तो दुनिया में सब कुछ संभावित है, ठीक है। क्या इंसान मंगल पर घर बनाकर रह सकता है? अगर कोई कह रहा है ऐसा, वर्तमान में तो नहीं रह रहा है, सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आज नहीं, आज के 100 साल बाद, 500 साल बाद, 1000 साल बाद हो सकता है कभी ऐसा दिन आ जाए कि हम मंगल पे कोई ऐसा स्टेटमेंट दे दे कि क्या हमारे यहाँ धरती पर सूर्य के बराबर टेम्परेचर जनरेट किया जा सकता है, क्या गया है, किया जा सकता है। सकता, जब भी संभावना की बात आएगी तो संभावना बहुत व्यापक होती है। जैसे ही यूपीएससी ने यह प्रश्न पूछा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कहां किया जा सकता है, अब बच्चों को लगा कि भाई ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये प्रश्न तो साइंस टेक का है, कह रहा है कि साइंस टेक के प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करें, क्योंकि हमने तो पढ़ा नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कहां कहां किया जा सकता है। कुछ बच्चों ने जब ऑप्शंस पढ़ने शुरू किए तो उन्होंने पढ़ा कि सार्थक लघु कहानी और गीतों की रचना कर। अब सोचा उन्होंने कि गीत और कहानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे लिख सकता है, मशीन कैसे लिख सकता है, वो तो इंसानों का काम है। और यही सोच करके उन्होंने दिमाग लगाना, ओवर थिंकिंग इसे कहते हैं, और इसको गलत मार दिया, ठीक है। तो देखा कि दो गलत है, तो यहाँ पर ऑप्शन भी है 1 3 4, और उन्होंने बी मार करके वो चले आए। यूपीएससी भी यही करता है। साइंस टेक के प्रश्नों में यूपीएससी कहता है कि ज्यादा दिमाग आपको लगाना है इलिमिनेशन में, और अगर इलिमिनेशन आता है तो आपको सोच को ब्रॉड करना है। संभावना व्यापक शब्द है, बहुत व्यापक है, कुछ भी हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बड़ा काम कर सकता है, यह भी कर सकता है, यह भी सब कुछ कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी। साइंस टेक के अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो मैक्सिमम केस में साइंस टेक के क्वेश्चन में जितने ऑप्शन दिए जाते हैं, अधिकांश ऑप्शन सही होते हैं। ये आप लोग खुद मेरे कहने से नहीं, बल्कि जाकर खुद का 2022 2021 2020 क्वेश्चनों को एनालिसिस कर लीजिएगा कि साइंस टेक के जो क्वेश्चन होते हैं, हमें डर लगता है कि साइंस टेक के क्वेश्चन कैसे सही सॉल्व करें, क्योंकि हमें तो टॉपिक पढ़ा ही नहीं होता है जब एग्जाम हॉल में हम जाते हैं। लेकिन आपको ये समझना होगा कि साइंस टेक में ऐसे अगर 4-5 वाले ऑप्शन आ गए, वो 4-5 वाले मैक्सिमम सही होते हैं। या फिर साइंस टेक के क्वेश्चन में संभावना दिया रहता है, सकता है, जैसे ही संभावना दिया है, संभावना व्यापक होता है, सब सही है, बिना सोचे दिमाग लगाए, क्योंकि ओवर थिंकिंग करने का कोई फायदा नहीं है, ओवर थिंकिंग करके ही आप गलत करते हैं। संभावना जहां भी प्रश्न में दिखे, चाहे वो साइंस टेक का हो, एनवायरमेंट का हो, सोसाइटी का हो, सकता है जहां आ जाए, वह सकता है बड़ा व्यापक होता है, तो कुछ भी आ जाएगा। तो जितने भी ऑप्शन होते हैं ऐसे मैक्सिमम ऑप्शन सही हो जाते हैं, ठीक है। रेयरेस्ट ही कभी इसका गलत हो। तो ये आपको समझना है यूपीएससी के क्वेश्चन को सही करते समय कि जहां भी संभावना वाला प्रश्न आए वहां पर ऑल ऑफ एवं ऑप्शन मैक्सिमम केस में सही, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एक क्वेश्चन है आज का हमारा। चूंकि आप सभी जानते हैं कि हम 2 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डेली करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है गुटनिरपेक्ष आंदोलन नैम के बारे में। इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आज का पहला ऑर्गेनाइजेशन है नैम। पहला ऑप्शन है, संयुक्त राष्ट्र के बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन दुनिया भर में राज्यों का सबसे बड़ा समूह। पहला ऑप्शन कह रहा है नैम के बारे में कि नैम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बाद दुनिया में सबसे बड़ा देशों का
समूह है। सेकेंड ऑप्शन, इसकी स्थापना 1964 में बेलग्रेड में यूगोस्लाविया में हुई थी। भारतीय प्रधानमंत्री नेहरू, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति और मिस्र के राष्ट्रपति के पहल पर इसकी स्थापना की गई। तो यहाँ पर फैक्ट्स बहुत अधिक हैं। 1964 में स्थापना, बेलग्रेड में स्थापना, नेहरू, यूगोस्लाविया के ब्राउन टीटो, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल नासिर, इनके नेतृत्व में की गई थी। यह ऐसा सेकंड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट का है, इसकी अवधारणा 1955 में इंडोनेशिया में आयोजित एशिया अफ्रीका वांडुगु सम्मेलन में हुई थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? देखिए, पहले स्टेटमेंट में चूंकि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन है, तो कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपको याद करने होंगे, रटने होंगे, उनके बारे में जानकारी लेनी ही लेनी। तो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हम यहाँ से करा दे रहे हैं, ये चूंकि हम कोशिश कर रहे हैं हमारा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को हम कवर कर लें। इसमें इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन और अन्य कोई साइंस से जुड़ा हुआ ऑर्गेनाइजेशन है, उस साथ ही पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को भी शामिल करके मैक्सिमम संभावित इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को इस सीरीज में हम जरूर कवर करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपकी जानकारी नैम के बारे में होनी चाहिए। नैम पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र के बाद कूटनिरपेक्ष आंदोलन या मतलब नैम दुनिया भर में राज्यों का सबसे बड़ा समूह है। ये स्टेटमेंट सही। अब हम सभी ये जान लेते हैं कि नैम बेसिकली है क्या। नैम बेसिकली जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया दो भाग में बटी, उसे पहले दुनिया को कहते थे फर्स्ट वर्ल्ड। फर्स्ट वर्ल्ड में जो देश थे वो पूंजीवादी देश थे। पूंजीवादी देश जिनका नेतृत्व कौन कर रहा था? यूएसए कर रहा था। दूसरा जो ग्रुप था उसे कहा गया सेकेंड वर्ल्ड। सेकेंड वर्ल्ड में सोशलिस्ट देश थे, समाजवादी देश थे। इनका नेतृत्व कौन कर रहा था? इनका नेतृत्व कर रहा था यूएसएसआर। ठीक है, और दुनिया दो पोल में बट गई थी 1945 के बाद। कुछ देश और इन लोगों ने अपने अपने इनके अंदर दुश्मनी शुरू हो गई और इन लोगों ने अपने अपने मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बना लिए। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड था उसने जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाया उसका नाम था नेटो। जो सेकेंड वर्ल्ड था उसने जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाया उसका नाम था वर्सा पैक्ट। वर्सा पैक्ट। तो दो सैन्य गठबंधन बन गए इन दो देशों के ग्रुप के बीच, और ये दोनों देश वैचारिक आधार पर पूंजीवादी और समाजवादी आपस में एक दूसरे से दुश्मनी रखने लगे। जहां भी मौका मिलता है ये आपस में लड़ जाते, चाहे वो कोरिया युद्ध हो, वियतनाम युद्ध हो, क्यूबा संकट हो, बहुत जगह पर, या फिर अफगानिस्तान संकट हो, अनेक जगहों पर इनकी लड़ाइयां चलने लगी। अब सभी को पता है कि जब 1971 में भारत और पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, उस युद्ध में भी भारत की मदद करने के लिए यूएसएसआर आ गया और पाकिस्तान की मदद करने के लिए अमेरिका ने अपने फ्लीट को भेज दिया था। तो जहां भी दुनिया में युद्ध होता ये दोनों देश, ये दोनों समूह युद्ध में कूद जाते। लेकिन जब भारत आजाद हुआ था तो भारत के साथ साथ बहुत सारे ऐसे देश भी आजाद हुए थे जो हाल ही में बहुत गरीब देश थे। तो ऐसे में उनमें से कुछ देशों के प्रधानमंत्री, भारत के जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के ब्राउन टीटो, या फिर मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल नासिर, इन लोगों ने ग्रुप बनाया और सोचा कि अगर हम भी अभी भी हाल ही में आजाद हुए हैं और इनमें से ग्रुपों के साथ जुड़ जाएंगे तो अब इनके साथ फिर हमारी युद्ध में लड़ाइयां शुरू होने लगेंगी, हम युद्ध में लड़ने लगेंगे, तो हमारे यहाँ गरीबी बहुत अधिक है, हम अपने यहाँ के डेवलपमेंट में रोल ही नहीं निभा पाए, साथ ही हम इनके मानसिक गुलाम बन के रह जाएंगे। इसीलिए इन लोगों ने एक नया ग्रुप बनाया और उस नए ग्रुप का नाम रखा नैम। और इस नैम में दुनिया के जो थर्ड वर्ल्ड के देश थे, इसका मतलब है कि जो हाल ही में आजाद हुए थे, उन लोगों ने एक ग्रुप बनाया और अब इन्होंने कहा कि न तो हम इस ग्रुप के मेंबर रहेंगे और ना ही इस ग्रुप के मेंबर रहेंगे, हम लोग अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखेंगे। क्या रखेंगे? अपना स्वतंत्र रहेंगे
हम किसी भी ग्रुप के मेंबर नहीं रहेंगे और अपने डेवलपमेंट की बात करेंगे। साथ ही दुनिया में कहीं भी अगर युद्ध होता है तो हम उस युद्ध को रोकने का प्रयास, ठीक है। तो ये था नैम। अब नैम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं डिटेल। इसकी स्थापना 1961 में हो गई, बेलग्रेड यूगोस्लाविया में की गई। इसमें भारत के प्रधानमंत्री नेहरू रहे, यूगोस्लाविया के ब्राउन टीटो, मिस्र के अब्दुल नासिर, घाना के राष्ट्रपति या इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, इन 5 लोगों ने मिल करके इस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत करवाई। और फिर धीरे धीरे इसमें दुनिया के जितने हाल के आजाद हुए देश थे या फिर जो अल्प विकसित देश थे वे इसके मेंबर बनते चले, ठीक है। फिर इसमें देखा गया कि मूल रूप से 1955 में इंडोनेशिया में एक कॉन्फ्रेंस हुआ और उसे वांडुक सम्मेलन कहा जाता है। उसमें एशिया और अफ्रीका के देश मिल करके एक ग्रुप बनाने के बारे में सोच रहे, और फिर इसी सम्मेलन को आधार बना करके 1961 में फाइनली इसकी स्थापना बेलग्रेड यूगोस्लाविया, ठीक है। तो इन लोगों ने अपने आप को किसी भी ग्रुप से तटस्थ रखा और इन्होंने कहा कि जो दो बाइपोलर वर्ल्ड है, जो दो ध्रुवीय विश्व है, हम इन दोनों ध्रुवों से अलग रहते हुए अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखें, ठीक है। तो अब यहां पर जो ऑप्शन है इसमें देखिएगा इलिमिनेट कैसे किया जा सकता है। यहां पर भी डिजिट है, यहां पर भी डिजिट है, यहां पर है कि सबसे बड़ा समूह है। 3 फैक्ट है जो कि निश्चित फैक्ट है, जो कि गलत हो सकता है। सबसे बड़ा समूह वाला बात तो ये सही है कि यूनाइटेड नेशन के बाद ये सबसे बड़ा समूह है। इन दोनों में जैसे ही दोनों के पास डिजिट है, तो अब जब भी दो स्टेटमेंट हो, दोनों में डिजिट हो, तो देखिएगा कि दोनों के डिजिट के बाद किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ निश्चित तथ्य किसमें ज्यादा है। तो यहां पर 1955 में पांडुगु सम्मेलन, यहां पर 2 फैक्ट, यहां पर 1964 बेलग्रेड और कुछ प्रधानमंत्रियों या देशों के नाम है। तो यहां पर ज्यादा फैक्ट है, तो जहां ज्यादा फैक्ट होता है वहां गलत होने की संभावना भी अधिक होती है। तो ये 1964 क्या है, गलत है। ये बेसिकली कब हुआ था, 1961 या 1961 में स्थापना हुई। तो 2 नंबर ऑप्शन गलत है, 2 नंबर ऑप्शन गलत हुआ, तो आपका आंसर हो गया बी, एक और, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। आप सभी जानते हैं कि जो लास्ट क्वेश्चन होता है उसका आंसर आप ही को करना होता है, और अगर आप लोग कमेंट में इसका आंसर करेंगे, अगर आप लोगों ने सही आंसर किया तो मैं लाइक कर दूंगा, और अगर आपके आंसर गलत रहे तो मैं कमेंट में उसका सही आंसर भी बता दूंगा। प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रिपोर्ट व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का मतलब है कि अंकटाड द्वारा प्रकाशित की जाती है, निम्नलिखित उत्तरों पर विचार करें। अब यहाँ पर रिपोर्ट दिए गए हैं, तो पूछा गया है कि इनमें से कौन सी रिपोर्ट अंकटाड के द्वारा प्रस्तुत की जाती है, ठीक है। तो ये 4 रिपोर्ट है, सही बताना है। आप लोग कमेंट में इन चारों में से बताएंगे कि कौन सी रिपोर्ट अंकटाड के द्वारा जारी की जाती है। अंकटाड के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन आप जान लेंगे कि इसकी स्थापना 1964 में हुई थी, ठीक है। और यह संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का पार्ट है, मेंबर है। साथ ही इसका जो उद्देश्य क्या है, यह विकासशील देशों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचा करके विकासशील देशों को विकसित देश बनाने का प्रयास। आगे रिपोर्ट, लेकिन मैंने आंसर नहीं बताया इसका, तो आपको ही इसमें बताना है कि इन चारों में से कौन सी रिपोर्ट अंकटाड के द्वारा जारी की जाए, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और जितना कमेंट करेंगे उतना हमें प्रोत्साहन मिलेगा, और हम उतना ही तत्परता के साथ आप लोगों को, और भी अभी ये चल रहा है आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन कुछ शामिल किए जा रहे हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है। इसके बाद अगर आप लोगों ने प्रोत्साहन जारी रखा तो हम आगे साइंस एंड टेक पर भी आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इस सीरीज में इतना ही, जुड़ने के लिए धन्यवाद, जय हिंद।